Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on first lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन में श्रीलंकाई तमिल भाषा के आधार पर पढ़ेंगे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान बराबर अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता को उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। कहने का था उनकी मांगों को लगातार ठुकराया गया और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव क्या है? गृह युद्ध में परिणित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर क्या है शरणार्थी बन गए हैं। कहने का अर्थ है जो उनका मुल्क था वो दूसरे मुल्क में जाकर शरण ली, पनाह ली और इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की जो रोजी रोटी है वो छिन गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हो गया। यानी क्या है 2009 में जो भाषा के आधार पर गृह युद्ध हुआ था तो क्या है वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों, जो क्षेत्र के आधार पर अंतर और जो संस्कृति की विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। कहने का अर्थ है भी बेल्जियम ने क्या है जो श्रीलंका में देखा कि जो भाषा के आधार पर जो गृह युद्ध हुआ था उन्होंने क्या किया, आप इस संविधान में 4 संशोधन किए बेल्जियम ने। भी ये देखकर भी क्या है कभी जो श्रीलंका में हुआ कहीं यहाँ बेल्जियम में न हो, इसलिए उन्होंने क्या है अपने संविधान में 4 परिवर्तन किए और वो इसलिए किए कि जो देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेषकर जानकारियों के लिए देखें और बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कहने का अर्थ है जो केंद्र सरकार में जो डच भाषा के हैं, जो डच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषाई हैं कि उनकी मंत्रियों की संख्या क्या है एक समान रहेगी। और कुछ विशेष कानून दोनों भाषाई समूह के सांसदों को बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधि हैं। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया। कहने का अर्थ जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं ब्रुसेल्स में क्या है समान यानी बराबर प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषाई लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को
चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही और इसे मुल्क में गृह युद्ध की जो आशंकाओं पर विराम लग गया। और वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। और जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। कहने का अर्थ है, जब क्या यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो क्या है, ब्रुसेल्स को क्या है, उसका मुख्यालय चुना गया। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्या है, टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर क्या है, हिंसा, लड़ाई, दंगे और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक यानी ज़्यादा संख्या यानी क्या है, समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों को आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, उनके बीच जो सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डरे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी यानी हिस्सेदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी तर्क यानी लाभ कर परिणामों का पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। खलील की उलझन, जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी को अपनी मोटरसाइकिल सत्ता की साझेदारी के रूप में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की जो सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं और एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसे लोकतांत्रिक शासन में लोकतांत्रिक क्या होता है, सबको बराबर समानता का अधिकार को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या है, आपस में सत्ता यानी शक्ति का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का अक्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है।
इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर है, पर यह संसद के अधीन संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। जो संसद में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार कार्य करती है कार्यपालिका। और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर क्या है, अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है। और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्च स्तर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली आरक्षित क्या है, जो उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, निश्चित की जाती हैं, ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग जने लगे। अल्पसंख्यक यानी थोड़े संख्या अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाए। उनके लिए सीटें आरक्षित करके और सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप में हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए, ऑप्शन। और समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा यानी बराबरी करना, होड़ करना। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं, यानी शामिल। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। हम इकाई में राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और हमारा क्या है, नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। और जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।